Okay, let's check if I'm live or not. Let me check on YouTube. Yep, I'm live. Good morning, all of you. Very, very good morning. Good morning, Vaishnavi More, Archie Mandwani. Good morning, Praneet Jagdish, Shreya Singh. Good morning, Akash. Kushal. Good morning, Priyanka, Alfia, Priyanshi, Deenal, Kajal, Bhumika, Vanishri. Good morning. Muskan Kazi. Good morning. Shivraj Rawat. Good morning. Pawan Kumar, Prachi Rajni. Good morning. हाँ जी, फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए. विल जस्ट वेट फॉर 1 मिनट फॉर एवरीवन टू ज्वाइन एंड देन विल क्विकली स्टार्ट. गरिमा माहेश्वरी जी, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप लोग सभी जने? उम्मीद करता हूं कि सबकी लाइफ मस्त चल रही होगी, क्योंकि अब सीए इंटरमीडिएट आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है. इट इज डे नंबर 5 ऑफ योर सीए इंटरमीडिएट लाइफ. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ओवर एंड नाउ इट्स फ्राइडे. यप. सो सुबह की शुरुआत होती है मेरे साथ, और उसके बाद पूरा दिन आप लोग ऑक्यूपाइड रहते हैं. कल आप लोगों को होमवर्क भी मिला था, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने किया होगा. बस एक छोटी सी चीज याद रखना, सक्सेस इज नॉट मेड फ्रॉम वन सिंगल डे, सक्सेस इज मेड फ्रॉम एवरी सिंगल डे. मतलब क्या है, काफी बार मन करेगा कुछ ना करने का, मन करेगा, मन कहेगा कि यार क्या फर्क पड़ता है अगर ये चीज नहीं की तो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा. लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब जब भी आपका मन ये आपसे कहेगा ना इससे क्या फर्क पड़ता है, तो मन को ये कहना कि यस, इससे फर्क पड़ता है. इट रियली मैटर्स. ये हर एक चीज बहुत ज्यादा असर करती है. छोटी छोटी चीजें करने से या छोटी छोटी चीजें ना करने से, दोनों से फर्क पड़ता है. करेक्ट. चलिए करें शुरू आज का हमारा सेशन. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब. स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे, एकाग्रता सीए के ऐप पे और अड्डा 247 के ऐप पे. मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल. मैं आपका स्वागत करता हूं यहाँ पर, आपका होस्ट और आपका दोस्त. यस, हम लोग देख रहे हैं सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग की बैच फॉर जनवरी 25 एंड मई 25, और आप इस समय देख रहे हैं मुझे लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट. जितने भी नए बच्चे हैं सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा सलाम. आप सबको गूगल ड्राइव की लिंक दी गई है जिसके थ्रू आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, ट्रैकर एक्सेस कर सकते हैं. एक बार मैं आपको ट्रैकर बता देता हूं, बहुत अमेजिंग तरीके से ट्रैकर बन रहा है इस पूरी की पूरी बैच का. ट्रस्ट मी गाइस, ये ट्रैकर जो है ना, ये आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है. स्पेशली वो बच्चे जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लेट ज्वाइन कर रहे हैं, किसी दिन एब्सेंट है किसी भी रीजन से, ये ट्रैकर्स देखिए आप लोगों के सामने. ये ट्रैकर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है. हर एक दिन की नोटिंग यहाँ पर है, किस दिन कौन से लेक्चर में क्या किया है, लेक्चर का डेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, चैप्टर कौन सा कवर हुआ है, उसमें क्लास में हमने स्पेसिफिकली क्या किया है. एवरीथिंग इज गिवन वेरी फ्रूटफुल. और आप अगर देखेंगे तो आज के लेक्चर की मैं ऑलरेडी प्लानिंग यहाँ पर कर आया हूँ. ठीक है, चलिए करते हैं आज का लेक्चर हमारा शुरू. कल हम लोगों ने देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, डिवाइडिंग ऑल योर बिजनेस एक्टिविटीज इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज. OA, EA, FA. OA stands for operating activities. Operating activities are those activities which is relating to day-to-day business operations. EA stands for investing activities. मतलब जब भी मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं, मतलब आउटफ्लो हो या इनफ्लो, कुछ भी हो, कैश आउटफ्लो या कैश इनफ्लो इन्वेस्टमेंट से रिलेटिंग है, बैलेंस शीट के एसेट साइड से रिलेटिंग है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. FA stands for financing activity. फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, चाहे मैं पैसा रेज कर रहा हूं या फिर मैं पैसा रीपे कर रहा हूं, उसको कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी. पेज नंबर 1 पे, मतलब सेल्फ एनालिसिस पेज पे रजिस्टर के काफी कुछ हम लोगों ने लिखा था. दूल्हा जहां बाराती वहां, दूल्हा जहां बाराती वहां, बाराती जहां बारातियों के बच्चे वहां. अब ये बाराती जहां बारातियों के बच्चे वहां वाला सेगमेंट हम लोग आज देखने वाले. इसके अलावा आपका होमवर्क क्वेश्चन था मास्टर समरी बनाना. मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी हेडिंग्स है ना, ये सारी की सारी हेडिंग्स यहाँ पर आ जानी चाहिए अलोंग विद इट्स एक्टिविटी. बिकॉज एग्जाम से पहले आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक एक क्वेश्चन को जाकर रेफर करें. तो आप क्या रेफर करेंगे, बस ये मास्टर समरी रेफर करेंगे, जहां पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि विच एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू रिवाइज द क्वेश्चन एंटायरली. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोगों को करना था, फटाक से डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स शुरू करते हैं. Intelligent Limited, a non-financial company, has the following entries in its bank account. It has sought your advice on the treatment for the same for preparing cash flow statement. ठीक है, loans and advances given
सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, जब आप लोन देते हैं, एडवांसेस देते हैं, तो कैन आई से इट रिजल्ट्स इनटू कैश आउटफ्लो। क्विकली पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे सबका यहां पर, है ना। अब लोन्स एंड एडवांसेस आपने दिया है, कैश आउटफ्लो है, लेकिन लोन्स एंड एडवांस आपने किसको दिया है उस पर डिपेंड करता है कि ये ओआ है, ईया है या फा है। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग फरहान। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू सप्लायर, सप्लायर मतलब आपके सप्लायर मतलब क्रेडिटर जो आपको गुड्स सप्लाई करते, तो शायद आपको गुड्स खरीदना है, उसके लिए एडवांस में आपने पैसा दिया, इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो, समझिएगा, बिकॉज डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। जो भी समझ में नहीं आए हाईलाइट कर लीजिएगा। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉइज, मैंने अपने एम्प्लॉइज को लोन्स एंड एडवांसेस दिया दोस्तों, ये भी कौन सी एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एम्प्लॉइज के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, ठीक है। अब मैं अगर उनको लोन्स एंड एडवांसेस दे रहा हूं और अगर एम्प्लॉय ने बाद में वो पैसा मुझे नहीं लौटाया, तो मैं क्या करूंगा, उसकी सैलरी से एडजस्ट कर लूंगा। और पेमेंट ऑफ सैलरी कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, कौन सा एक्टिविटी होता है, इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देयरफॉर loans and advances given to employee is an operating activity. Loans and advances given to subsidiary company is an investing activity. ऐसा क्यों, लॉजिक लिख लीजिएगा इसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाते समय एक स्लाइड बताई थी, एक कंसेप्ट बताया था, इवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज एंड दैट इज बेस्ड ऑन द शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनीज। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर्स खरीदती है, इन्वेस्ट करती है, तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। दो कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कब एस्टैब्लिश होता है, दो चीजों से, एक बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, दूसरा बाय वर्च्यू ऑफ कंट्रोल। वरी नॉट, फिकर नॉट, डिटेल में देखेंगे जब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझिएगा कि सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसमें होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो जब होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो सब्सिडरी कंपनी को किसी प्रकार का लोन्स और एडवांस देना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि लॉजिक क्या बताया मैंने, दूल्हा जहां बाराती वहां। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव, दूल्हा जहां बाराती वहां। मैंने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसमें डिविडेंड मिला है, वो भी कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी एंड डिविडेंड रिसीव, सिंपल सी चीज है, दिमाग में क्लियर माइंडसेट रख लेना। प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन, प्राइमरी ट्रांजैक्शन देख लेना, उसके बेसिस पे सेकेंडरी ट्रांजैक्शन का एक्टिविटी आप लोग डिसाइड करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडियरी स्मार्ट लिमिटेड, एक कंपनी है स्मार्ट लिमिटेड जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट करना कौन सी एक्टिविटी हुई बेटा जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उस इन्वेस्टमेंट पे अगर डिविडेंड मिलेगा तो वो भी कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। डिविडेंड पेड फॉर द ईयर विल बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड किस पे होता है और कब होता है दोस्तों, जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स इशू करता हूं, अपने शेयर्स इशू करता हूं, तब मैं उस पर डिविडेंड पे करता हूं। तो शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उस पर डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सभी जने बोलेंगे दूल्हा जहां बाराती वहां। अब आगे बारातियों के बच्चे। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब थोड़ा लॉजिकली अच्छे से समझना और जरूरत पड़े तो लिख लेना आपके पास, ठीक है। हुआ क्या, मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, आई हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल इन्वेस्टमेंट का, डिबेंचर्स। मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, परचेज किया, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्लियर हो गया। अब मैंने जिस कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, मुझे उन डिबेंचर्स पे क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या मिला है मुझे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मिला है। जो मैंने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, मुझे उन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला है। ये इंटरेस्ट मिलना भी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, हमेशा दूल्हा जहां बाराती वहां। अब समझना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और इसका कंसेप्ट क्या है समझना। वैसे तो आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे, बट मैं आपको भी समझाता हूं। तो बेसिकली बात बहुत सिंपल है। सपोज कीजिएगा मैं डिबेंचर होल्डर हूं, इन्वेस्टर हूं, ठीक है। अब मुझे कंपनी इनकम देगी, इंटरेस्ट इनकम देगी, ठीक है। आई एम सपोज टू पे इनकम टैक्स ऑन दिस इनकम। पहले कंपनी मुझे पूरा इनकम देगी। लेट्स पुट अप अ फिगर ऑफ 80,000।
कंपनी मुझे 80,000 रुपए का इंटरेस्ट देती है, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल, ठीक है। कंपनी मुझे ये 80,000 का इंटरेस्ट देगी। आई एज एन इनकम अर्नर, आई एज एन इन्वेस्टर, आई एज ए डिबेंचर होल्डर is supposed to pay income tax on this 80,000 rupees to the income tax department. लेकिन मैं शायद ऐसा ना करूं, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। क्या मैं इनकम टैक्स पे करूंगा, क्या मैं पे नहीं करूंगा, मैं शायद पे करूंगा, मैं शायद पे नहीं करूंगा, देयर इज अ कंटिजेंसी, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक कंसेप्ट लेकर आया, कंसेप्ट का नाम है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब जो आपकी इनकम का, आय का स्रोत है, सोर्स है, वहीं पे टैक्स काट लो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता है क्या कहता है कंपनी से, जिस कंपनी के डिबेंचर है उससे कहता है कि जब आप अपने इन्वेस्टर को, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करोगे, जैसे कि 80,000 रुपए, इस एग्जाम्पल में आप 80,000 पे मत करो, आप उस पे पहले टीडीएस कर लीजिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल 8,000, 10% के हिसाब से 8,000 आप उस पे इनकम टैक्स काट लीजिए, और ये इनकम टैक्स आप डायरेक्टली मुझे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर दीजिए, और डिबेंचर होल्डर को आप पे करिए 72,000। मतलब क्या, लॉजिकली समझना, क्या इससे कंपनी का कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर या एडिशनल कैश फ्लो होगा? द आंसर इज नो। मैं कंपनी हूं जिसके डिबेंचर्स है, मैं पहले क्या करता था, पूरा 80,000 रुपीज आपको देता था एज ए डिबेंचर होल्डर। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा, अब मैं 80,000 में से 8,000 आपके बिहाफ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर रहा हूं, और रिमेनिंग 72,000 आपको पे कर रहा हूं। तो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो मेरा एक्चुअल कैश आउटफ्लो जो है, पहले भी 80,000 था और अभी भी 80,000 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर इज एब्सोल्युटली क्लियरली नो चेंज इन दैट। वेयर विल द चेंज हैपन इज, मैं पहले पूरा 80,000 रुपए आपको डिबेंचर होल्डर को देता था, लेकिन अब मैं 80,000 में से 8,000 आपके बिहाफ पे इनकम टैक्स को दूंगा, और आपको दूंगा 72,000। इसको कहते हैं टीडीएस। तो सर एक बात बताइए, फिर जो डिबेंचर होल्डर है उसके लिए ये खर्चा नहीं हुआ क्या? आंसर है नहीं, उसके लिए खर्चा नहीं है। टीडीएस जो होता है ना, टीडीएस खर्चा नहीं होता है, टीडीएस इज पेमेंट ऑफ टैक्स इन एडवांस। तो टीडीएस जो है बैलेंस शीट में कहां दिखता है? इट अपीयर्स अंडर करंट एसेट्स, क्योंकि ये मेरी एक एसेट है। मतलब मेरा कुछ पैसा सरकार के पास जमा है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस क्या है? मैंने एडवांस में टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को। अब पूरा साल खत्म हो जाने के बाद जब मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, तो जो भी एक्चुअल टैक्स पेबल होगा उसमें से टीडीएस का अमाउंट मैं डिडक्ट कर लूंगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उस पर इंटरेस्ट मिलना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट पे जो टीडीएस होता है वो भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? दूल्हा जहां बाराती वहां। आई रिपीट, दूल्हा जहां बाराती वहां, बाराती जहां बारातियों के बच्चे भी वहां। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट मेड इन डिबेंचर किया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर्स किया, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स किया। ये आपके पास लिख के रख लीजिएगा सभी जने, समझ में आया? आपके पास कहीं ना कहीं ये लिख लीजिएगा जो मैंने अभी यहां पर लिखा है। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर। आपको तारों को जोड़ना है। वापस एक और कंसेप्ट आया टीडीएस का, लेकिन अब देखिए टीडीएस किस चीज पे है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट गिवन टू हुम? इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर। हमने फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन में देखा था एडवांस गिवन टू सप्लायर इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और उस इंटरेस्ट पे जो टीडीएस होगा वो टीडीएस भी कौन सी एक्टिविटी होगी दोस्त? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चेक कीजिएगा सभी जने। TDS on interest on advance given to supplier, operating activities. Check all of you. Check all of you. TDS on interest earned on advance given to supplier, operating activities. Insurance claim received against loss of fixed asset by fire. Insurance claim received against loss of fixed asset. Insurance claim received cash inflow. ठीक है, कैश इनफ्लो है, पैसा आया ना बिजनेस में। सिंपल, सबसे पहली चीज क्या देखने का? कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है। प्रथम ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे बाद में जाएंगे, पहले बेसिक पे आते हैं।
कैश इनफ्लो है, हाँ जी सर है। अब देखो कौन सी एक्टिविटी है सर, इंश्योरेंस क्लेम मिला है किस चीज का, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट का। फिक्स्ड एसेट मतलब कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना, या किसी भी एक्टिविटी में दो टाइप की एक्टिविटीज होती है, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब जो रोज रोज होती है, बार बार होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कभी कभी होती है। तो इंश्योरेंस क्लेम क्यों मिला है, क्योंकि आपकी फिक्स एसेट का लॉस हो गया है। लॉस किसी भी कारण से हो सकता है, चोरी हो सकता है, फ्लड आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी भी कारण से, किसी भी कारण से। तो ये हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जो कभी कभी होता है। समझ में आ रहा है विनय? इसको इस तरीके से इंटरप्रेट मत करो कि फिक्स एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, रादर इस तरीके से इंटरप्रेट कीजिए। आपको क्या मिला है, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम मिला है, इज इट अ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाई, एट द फर्स्ट इंस्टेंस सबसे पहली चीज क्या चेक करना है, इज देयर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव रिजल्ट्स इनटू कैश इनफ्लो। अब ये इंश्योरेंस क्लेम किस चीज पे मिला है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है आपको ऑन लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स एसेट्स खरीदना या बेचना, ये कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। therefore this will also be investing activity. Okay, let me rephrase a question for you. ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ इन्वेंटरी। अब बताओ ये कौन सी एक्टिविटी होगी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ इन्वेंटरी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ इन्वेंटरी। हाय खुशी जोशी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग dear. I suggest you to watch from lecture number 1 or at least from yesterday's lecture because we are in between of a topic. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कैश इनफ्लो किस चीज का, लॉस ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया, क्लियर? गुड मॉर्निंग मिलन बदगुजर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ध्यान से सुनना। क्या बेटा जी, आपने जो मास्टर समरी बनाई है, इस मास्टर समरी में अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई भी नया ट्रांजैक्शन दिखाए, ऐसा ट्रांजैक्शन दिखाए जो क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं था, जो आपकी मास्टर समरी में नहीं है, तो आपको उन ट्रांजैक्शंस को भी मास्टर समरी में लिखना है। जैसे कि ये लोन्स एंड एडवांसेस वाला नया ट्रांजैक्शन है, ये मास्टर समरी में जाना चाहिए। ओके खुशी, ओके। जैसे कि टीडीएस वाले ट्रांजैक्शन जो है, ये मास्टर समरी में जाना चाहिए। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम ऑन फिक्स्ड एसेट, ये मास्टर समरी में जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, मैंने अभी जो एक और ट्रांजैक्शन आपको बना के दिया है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ इन्वेंट्री, वो भी मास्टर समरी में जाना चाहिए। टेक 2-3 मिनट्स और फटाफट ये ट्रांजैक्शन को मास्टर समरी में पोस्ट करिए। फटाफट सभी ट्रांजैक्शंस को मास्टर समरी में पोस्ट कीजिए। हर क्वेश्चन के ऊपर आदत डाल लो बेटा रेफरेंस देने की, लेक्चर का रेफरेंस डाल दीजिए कि वो क्वेश्चन कौन से लेक्चर में आपने सॉल्व किया है। L5 आज के लेक्चर का नंबर है L5, आप क्लास के टाइटल में देख सकते हैं L5। मतलब अब आपको एक आदत क्या बनानी, समझना दोस्त, हर एक क्वेश्चन में जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा जो आपके पहले किसी क्वेश्चन में कवर नहीं हुआ है, जो आपकी मास्टर समरी में नहीं है, तो इट इज योर ड्यूटी कि आप उस नए ट्रांजैक्शन को मास्टर समरी में जगह दें, ताकि at the end of the topic you will have a one complete list ready with you, very beautiful list, one complete list where you can revise all the type of transactions. Trust me guys, it will be such an amazing thing. एग्जामिनेशन से पहले और कोई टेंशन ही नहीं, वो एक लिस्ट देख ली विच विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, तो आपका बाय एंड लार्ज ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा कि कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवन नीड टू अपडेट, ये बस ध्यान रखते रहना ना, everyone need to update the master summary। जैसे ही कोई नया देखो दोस्तों, मैं ऐसी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, फॉलो कितनी करना है ये आपने डिसाइड करना। और मैं एक ही चीज कहूंगा, पूरी तरह फॉलो करोगे तो अभी भी मैं बता रहा हूं, माय टॉपर वाज एट 92 मार्क्स, और उससे पहले भी सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग के टॉपर हैज बीन टिल 97-98 मार्क्स। तो टॉपर आप डेफिनेटली बन सकते हो। अब जितना जितना आप कम फॉलो करोगे ना बेटा, उतने मार्क्स भी कम होते जाएंगे। और आई एम श्योर यहां पर बैठा हुआ कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो लाइव देख रहा हो या रिकॉर्डेड देख रहा हो, कोई भी स्टूडेंट यहां पर कम मार्क्स लाने के लिए नहीं बैठा है। हर एक स्टूडेंट इसीलिए बैठा है क्योंकि वो अच्छा स्कोर करना चाहता है,
क्योंकि वो मेरिट रैंक आना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके दिल में वो भूख है कि सीए फाउंडेशन में, क्योंकि इंस्टीट्यूट मेरिट रैंकिंग अनाउंस नहीं करता था, इस वजह से हम मेरिट नहीं आ पाए। लेकिन इंटरमीडिएट में तो सर फोड़ना ही फोड़ना है, इंटरमीडिएट में कुछ भी करके मेरिट रैंक हमको लेकर आना है। और ये मेरिट रैंक कैसे आएगा? अगर कुछ सब्जेक्ट्स में, ट्रस्ट मी गाइस, अगर कुछ सब्जेक्ट में आप 85, 90, 95, 97 स्कोर करते हैं ना, तो समझिए कुछ और सब्जेक्ट्स में अगर गलती से आपको 50, 60, 70 मार्क मिले, तो आपका एग्रीगेट जो स्कोर है, वो एग्रीगेट स्कोर आपको डेफिनेटली मेरिट रैंकिंग तक पहुंचाएगा, है ना? यस विनय, यू हैव टू डू दैट। क्लियर? तो नाउ इट गोज विदाउट सेइंग, ठीक है, इट गोज विदाउट सेइंग एवरी सिंगल क्वेश्चन, एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन, एंड नॉट जस्ट माई बुक, नॉट जस्ट माई बुक वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 3 में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां से, उसके अलावा आप आईसीआई मॉड्यूल सॉल्व करते हो, कहीं पे भी आपको कोई भी नया ट्रांजेक्शन मिला, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन मिला जो बिल्कुल नया है, आपकी मास्टर समरी में नहीं है, उसको तुरंत मास्टर समरी में डाल देना। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। Classify the following activities as operating activity, investing activity, financing activities and cash equivalents. Clear हो गया? Brokerage paid on purchase of investment. कल हमने पढ़ा था ये चीज, brokerage paid on purchase of investment. Primary activity देखता, purchase of investment is an investing activity. उस पे किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा होगा तो वो भी क्या होगा? Investing activity. Underwriting commission paid, financing activity. Yesterday class lecture number 4 I explained you meaning of underwriters. जिन बच्चों ने कल का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है, आप देखेंगे तो बुकमार्क्स में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, मैंने उसे बुकमार्क करके रखा है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अगर आप चाहें तो खुद के लिए लिख सकते हैं, अंडरराइटर्स आर ब्रोकर्स प्लस गारंटर्स। तो ब्रोकर मतलब दलाल, दलाल मतलब एजेंट, ठीक है। अंडरराइटर्स ब्रोकर्स के साथ साथ गारंटर्स होते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, वो ऐसे दलाल होते हैं जो कहते हैं हम आपके शेयर्स मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे, अगर आपके शेयर्स मार्केट में नहीं बिके तो हम खुद खरीद लेंगे, उनको कहते हैं अंडरराइटर। तो ये जो एक्टिविटी है किससे रिलेटिंग है? इशू ऑफ शेयर्स, देयरफॉर इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Trading commission received operating activity. Trading commission, trading means purchase and sale. Proceeds from sale of investment, investing activity. Proceeds from मतलब cash inflow, sale of investment, investing activity. Purchase of goodwill is an investing activity. I have given reference chapter number 2, अमालगमेशन ऑफ कंपनी। जब आप कोई कंपनी को एक्वायर करते हो तो वो कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करते हो उसके ब्रांड का, गुडविल का, देयरफॉर इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब रीपेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्डर्स इन इन्वेस्टमेंट, मुझे लग नहीं रहा है यहां पर हमको कुछ भी नया मिल रहा है, मुझे लग नहीं रहा है यहां पर सब कुछ रेगुलर है, सब कुछ पुराना है। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्डर्स एंड इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रॉपर्टी खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उस प्रॉपर्टी पे रेंट मिलना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। दूल्हा जहां बाराती वहां। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग की थी, उस पे इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी having risk of change in value, accident point. Marketable security having risk of change in market value, आपका मन आपसे कहेगा कि यार ये कौन सी एक्टिविटी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। एक सेकेंड, आईसीआई स्टडी मटेरियल में लेकर चलता हूं ना बेटा, ये देखो आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको आपका गूगल ड्राइव कैसे यूज करना है। अरे भैया खुल जाओ, काहे परेशान कर रहे हो। यस, एडवांस्ड अकाउंटिंग स्टडी मटेरियल। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के 2 चैप्टर्स हैं मॉड्यूल में, एक आप यहां पर देखेंगे तो एक चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 इट्स ओनली ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और दूसरा नीचे अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे पूरा चैप्टर दिया है, चैप्टर 11 यूनिट नंबर 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। आईसीआई स्टडी मटेरियल पीक्यू, पीक्यू मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 मतलब एकदम लास्ट में होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 मतलब लास्ट में, यस। अब देखिएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी इट इज नॉट अ कैश इक्विवेलेंट। बच्चा गलती पता यही करेगा, दुर्घटना से देर भली राजा। बच्चा क्या पढ़ेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मारो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, गलती है। एक्सीडेंट पॉइंट क्या है,
बेटा जी एक्सीडेंट पॉइंट है हैविंग रिस्क इन चेंज इन मार्केट वैल्यू। हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बराबर है, with insignificant risk of market changes। insignificant मतलब ना के बराबर, no risk of market changes। और यहां पर तो कह रहा है having a risk of market changes, मतलब दोस्त ये तो प्योर इन्वेस्टमेंट है, इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और साथ में स्पेसिफिकली लिख लेना इट इज नॉट अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जब भी पूरे सिलेबस में जब भी कुछ ऐसा खतरनाक मिले ना, जब भी कुछ ऐसा डेंजरस मिले, तो कोई एक निशान बना लेना आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब मैं पढ़ता था मुझे ऐसा कोई भी खतरनाक ट्रांजैक्शन मिलता था, जिसको हम मराठी में कहते हैं अपघाताचा वळण, इंग्लिश में कहते हैं एक्सीडेंट पॉइंट, हिंदी में कहते हैं दुर्घटना का क्षेत्र, वहां पर मैं एक चुड़ैल का फोटो बना देता था। ओ स्त्री कलाना, ये स्त्री मेरे को देखकर डराती थी और बोलती थी ओ ऐसी जगह जहां पर मेरा फोटो लगा है वहां पर संभल के रहना अंशुल अग्रवाल। तो यहां पर लड़की बन जानी चाहिए, स्त्री बन जानी चाहिए, भूतनी बन जानी चाहिए। यहां पर इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉट अ कैश एंड कैश। लड़कियां जो है वो भूत का फोटो बनाएगी, लड़कों का फोटो बनाएगी, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। जब भी कोई भी ऐसा खौफनाक ट्रांजैक्शन मिले तो मेरी बुक्स में, मेरे रजिस्टर में जहां जहां पर भी ये भूतनी बनी होती थी, मेरे को समझ में आ जाता था भैया अपघाताचं वळण, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव। हमने कल के क्वेश्चन में देखा था इनकम टैक्स पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव विल आल्सो बी एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लॉजिक बहुत सिंपल है, जब हम टैक्स पे करते हैं तो ओ आ, जब अब टैक्स वापस आया ओ आ। मुझे लगता नहीं है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड आपके मास्टर समरी में, एक बार फटाक से मास्टर समरी में जाकर अपडेट कर दीजिएगा इसको। refund of income tax received to be updated in the master summary, quickly go and update in your master summary। refund of income tax received मास्टर समरी में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अब इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को चालू करूं, बेसिक आपको समझा देता हूं। कुछ ट्रांजैक्शंस जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है और होना नहीं चाहिए, ठीक है। चाहे तो आप पेज नंबर 1 पे लिख भी सकते हैं, ना चाहे तो ना भी लिख सकते हैं, चॉइस पूरी तरह आपकी। जैसे कि क्या समझना, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब दोनों में इंटरेस्ट कॉमन है लेकिन दोनों सेम एक्टिविटी नहीं है। इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी होती है? इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वेयर एज इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब लॉजिक समझना वापस, देयर इज नो स्टीरियोटाइप आंसर, लॉजिक समझना। इंटरेस्ट किस पे करते हैं? इंटरेस्ट इज जनरली पेड ऑन डिबेंचर्स, ऑन लोन्स, etc. That means you would have borrowed some loans or you would have issued some debentures. So borrowing loan or issuing debentures is a financing activity. Therefore, interest payment on debenture or loan is also financing activity. Interest receive, interest किस पे receive होता है? जब आप investment करते हैं, investment in fixed deposits, investment in debentures, etc. तो मैंने अगर इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उस पर मुझे अगर इंटरेस्ट भी मिला है तो वो भी कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेम थिंग सिमिलरली अगर मैं आपको और एक ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करूं तो यहां पर एक और आप लिख सकते हैं, डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी गाइस, वेयर एज डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आया? क्योंकि डिविडेंड किस पे करेंगे? जब मैं शेयर्स इशू करूंगा। मतलब तारों को जोड़ना है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी स्पीड स्लो हो सकता है दिमाग प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगा, बट एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। अलाउ योर माइंड दैट मच ऑफ टाइम, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। शुरुआत में बस चीजों को आराम से एब्जॉर्ब करते रहना है। चेक कीजिए, डन, अमेजिंग, वेरी गुड। तो बेसिक्स हम लोग यहां पर खत्म करते हैं। कुछ आदतें हम लोगों ने डालनी है, हर क्वेश्चन के ऊपर लेक्चर का रेफरेंस देना है, L4 L5 L5, चाहे आप लाइव देख रहे हैं या आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ये रेफरेंसिंग आपको देते रहना है, करेक्ट। अब हम शुरू करें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली। जैसे कि मैंने आपसे कहा है
कि 3 टाइप की एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और हम लोग जो बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? टू एनालाइज कैश फ्लो। जब मैं कहता हूं कैश फ्लो का मतलब होता है कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। आई रिपीट, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अब ये इनफ्लो और आउटफ्लो को हम एनालाइज करते हैं डिवाइडिंग एंटायर बिजनेस इनटू 3 एक्टिविटीज। व्हिच 3 एक्टिविटीज? ओआ, या, फा। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ओआ, बिकॉज ओआ हमारा प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, मेन बिजनेस एक्टिविटी होता है। तो हम लोग अभी बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल होती है। एक होती है डायरेक्ट मेथड, दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। इसके बारे में लिखेंगे बाद में, अभी सिंपल समझते चलते हैं व्हाट इज अ डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। रेफरेंस अभी जन आकर देंगे L5। एंड आई एम श्योर आप लोग अपने रजिस्टर का पेज नंबरिंग करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रजिस्टर का पेज नंबरिंग करते जा रहे हैं। तो यहां पर आप अपने रजिस्टर का पेज नंबर लिखेंगे टेक्स्ट बुक में। पर सर टेक्स्ट बुक्स अभी तक डिलीवर नहीं हुई, अधिक जानकारी के लिए लेक्चर नंबर 1 देखें। टेक्स्ट बुक्स डिलीवरी जो है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। कल निशान सर की बुक्स पहुंच गई है, पैकिंग स्टार्ट हो गई है। जब तक मैंने आपसे कहा था चैप्टर नंबर 1 का प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। करेक्ट। वैसे भी चाहे आप महापैक्स सब्सक्राइबर हो या रेगुलर सब्सक्राइबर हो, पीडीएफ नोट्स आपको पूरे मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो पीडीएफ नोट्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। करेक्ट। और देखो ये नॉर्मल प्रोसेस है बेटा, बुक्स डिले हमारे तरफ से नहीं हुई है क्योंकि इस बार बजट लेट आया। अगर आप जाकर इनफैक्ट चेक करोगे तो आपके लिए आईसीआई का टैक्सेशन का मॉड्यूल अभी तक आया ही नहीं है। आई रिपीट, द टैक्सेशन स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर यू गाइस, योर एग्जाम, I mean May 25 onwards, it is not yet released by ICI। आ ही नहीं सकता ना बेटा, 20 दिन पहले तो बजट आया, 20 दिन में निशान सर ने बुक्स बना दी, यही बहुत बड़ी बात है। 20 दिन में आईसीआई के मॉड्यूल्स नहीं बनते है ना। जनवरी 25 को पुराना फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, लेकिन अभी जो बजट आया वो जनवरी 25 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो मई 25 के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात। तो आदत बनाते रहिएगा। व्हाट इज द पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर? जो लोग लाइव देख रहे हैं कैन यू टेल मी अप्रोक्सीमेटली, मुझे आइडिया लग जाएगा कितने पेजेस भर चुके हैं आपके रजिस्टर के। रजिस्टर का कौन सा पेज नंबर है जिसपे आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं? कुछ तरीके हैं जिसको हम फॉलो करेंगे और ये तरीके बहुत यूजफुल रहेंगे, ये ट्रिक्स बहुत यूजफुल रहेगी। केशव का रजिस्टर का पेज नंबर है 14, श्रेया सिंह का है 12, विनय का 15, प्रियंका का 19, प्राची का 20। बहुत बढ़िया, मतलब 15 से 20 पेजेस आपके भर चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, है ना। अब अपने रजिस्टर में आप आएंगे और हेडिंग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6/AAA/1.12। मतलब एक्सप्लेन करता हूं, आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी बुक का? ट्रिपल ए का। ट्रिपल ए मतलब मेरी बुक का नाम। अब सर ये ट्रिपल ए क्या है? अंशुल अनिल अग्रवाल। मेरा नाम अंशुल, पापा का नाम अनिल और सरनेम अग्रवाल, दीज आर द इनिशियल्स। एंड 1.12 रेफर्स द पेज नंबर। जरूरी थोड़ी है दोस्त कि हम हमारे इस रजिस्टर में सिर्फ ट्रिपल ए बुक के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है हम आईसीआई मॉड्यूल के भी क्वेश्चन सॉल्व करें, हो सकता है हम आरटीपी का भी कोई क्वेश्चन कहीं उठा ले। वैसे तो मैंने मेरी बुक में सब कवर कर लिया और ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के एंड पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा भाई, कसम से। लेकिन हो सकता है हम अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व करें, इजंट इट। जब हम अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो कहाँ का है? तो हम एक तरीके से ना क्वेश्चन का एड्रेस यहां पर लिख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से एड्रेस लिख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रिपल ए बुक का, पेज नंबर 1.12 का। आप आएंगे, हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, और एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट बना लेंगे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का। दैट्स ऑल। Every single day, every single lecture, every single question, whenever you are preparing now, always keep in mind the day that is going to come before examination. How are you going to do that day? Because as I told you guys, when you are doing regular classes, you are studying any topic, any subject for the best test, in depth possible, to the extent possible depthness, only for the first time. इसके बाद हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करोगे बेटा जी, सिर्फ रिविजन होगी। और रिविजन्स तब होगी जब आपकी कंटेंट की तैयारी होती है। किसी भी कारणवश से कभी क्लास में आप एब्सेंट रहे, लाइव नहीं देख पाए, तो बेटा कोशिश करना कि उसी दिन का रिकॉर्डेड देख लो, उसी दिन का उसी दिन खत्म करना। क्योंकि इंटरमीडिएट में अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि अगर मैं एक दिन एब्सेंट रहता हूं ना, तो अगले दिन आने के बाद सिलेबस काफी आगे निकल जाता है, फिर मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा क्लास में से, धीरे धीरे करके बच्चे कम होते जाएंगे। ऐसा होने मत देना।
जिस दिन का उसी दिन खत्म कर देना। और जब मैं कहता हूं क्लासेस, तो क्लासेस देखने का मतलब जस्ट लिसनिंग टू द क्लासेस विल नॉट सॉल्व द पर्पस। क्लासेस देखना है, क्लास वर्क करना है और फिर होमवर्क करना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आराम से समझते हैं, एंजॉय करना है और बढ़िया एब्जॉर्ब करते रहना है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप देख रहे हैं जहां जहां पे जरूरत है मैं आपको रेफरेंस देता जा रहा हूं। आईसीएआई स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। पूरा मॉड्यूल मैंने कवर कर लिया, मैं अभी बता रहा हूं, सब कुछ हो गया, चिंता मत करो। लेक्चर चैप्टर 1 के एंड पे पूरा एनालिसिस हम करेंगे। समरी दी है हमें कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कहां पे बनता है बेटा जी? कैश अकाउंट बनता है कैश बुक में। अगर आपने प्रिंट आउट्स निकाल लिए हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कैश अकाउंट की समरी कहां मिलती है आपको? कैश बुक में मिलती है। कैश बुक के दो साइड्स होते हैं, ये है कैश बुक का डेबिट साइड, ये है कैश बुक का क्रेडिट साइड। कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है इट इज ऑल्सो नोन एज विच साइड? रिसीट साइड। और कैश बुक का जो क्रेडिट साइड होता है इट इज ऑल्सो नोन एज विच साइड? पेमेंट साइड। समझ में आ रहा है? तो डेबिट साइड इज नोन एज रिसीट साइड, क्रेडिट साइड इज नोन एज पेमेंट साइड। गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग सुप्रिया। नाउ हमें क्या चाहिए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो एक सिस्टम, एक स्कीम बनानी पड़ेगी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसीट साइड से और फिर बाद में हम जाएंगे पेमेंट साइड पे। तो रिसीट साइड में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं कि वो सारे ट्रांजैक्शंस की वजह से होगा कैश इनफ्लो। और पेमेंट साइड में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन सभी के वजह से क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा। रिसीट से कैश इनफ्लो, पेमेंट से कैश आउटफ्लो। क्लियर हो गया? नाउ सबसे पहले दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस की कैश फ्लो में जगह नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है करंट ईयर का। गुड मॉर्निंग हर्षिता। करंट पीरियड का। करंट ईयर और करंट पीरियड में जिन जिन ट्रांजैक्शन की वजह से कैश इनफ्लो हुआ है और कैश आउटफ्लो है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सबसे पहले है कैश सेल्स। कैश सेल्स देखने की जरूरत नहीं है इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, क्योंकि कैश बुक का मतलब इनफ्लो आउटफ्लो था ही। लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है? हाँ जी हाँ, 1,40,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बहुत बढ़िया, आएंगे आप अपने रजिस्टर में और लिखेंगे कैश सेल्स 1,40,000। कैश इनफ्लो 1,40,000 का कैश इनफ्लो, चेक करिएगा। बहुत बढ़िया। ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश अकाउंट के डेबिट में दिख रहा है टू ट्रेड रिसीवेबल्स। ये जो टू ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहा है इसका मतलब क्या होगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। मैंने अपने डेटर्स से कलेक्शन किया है, जो उधारी में गुड्स बेचे थे उसका मुझे पेमेंट मिला है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज ऑल्सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि मैंने गुड्स उधारी पे बेचे हैं। सेल ऑफ गुड्स इज विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देयरफॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर विल आल्सो बी विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि रिसीट साइड में है, ट्रेड कमीशन रिसीव्ड। दोस्तों देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन का फायदा यही है क्योंकि हम एक ब्रॉडली एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज देख चुके हैं ना, तो अब हमारे दिमाग में फिट हो चुका है कि एक्टिविटी पढ़ते ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये कौन सी एक्टिविटी है। ट्रेड कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव ऑन ट्रेड, ट्रेड मतलब परचेज एंड सेल, ओआ। ट्रेड कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओआ। वेरी गुड। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फटाक से बताएंगे कौन सी एक्टिविटी है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा है सर, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। टू लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है, रिसीव हुआ है, बैंक से लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला है, दूल्हा जहां बाराती वहां। इंटरेस्ट और डिविडेंड किस पे मिलता है? इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। देयरफॉर व्हिच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, रिसीट साइड पूरी हो गई। अब हम आते हैं सिस्टमैटिकली आराम से पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में है कैश परचेजेस। एक सेकंड, कैश परचेजेस है, कैश आउटफ्लो हुआ है। कैश आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी का है बेटा जी? कैश
परचेजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है सर 1,20,000. Cash outflow 1,20,000 cash outflow. Check all of you. बाय ट्रेड पेबल्स जैसे डेबिट में हमने देखा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक उसी तरह यहां है पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,57,000. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि क्रेडिटर्स क्यों अराइज हुए हैं, बिकॉज आपने क्रेडिट परचेज किए होंगे ना बेटा जी, 1,57,000. पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,57,000. बहुत बढ़िया. ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बहुत बढ़िया. बिकॉज इट इज डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस. ऑफिस एंड सेलिंग expenses relating to day business expenses. Next is income tax paid. Income tax paid is which activity? Operating activity. अभी बिल्कुल दिमाग में ये नहीं लाना है कि सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या, अगर ये क्वेश्चन आया तो कितने मार्क है. जस्ट बी अ गुड लर्नर, दैट्स ऑल. डायरेक्टली उसके बारे में नहीं सोचना है, पहले खेल के नियम सीखो, खेल सीखो, और बाद में मैदान के बारे में सोचेंगे. अभी सिर्फ खेल को सीखना है, इस चैप्टर को सीखना है. ठीक है सर. बाय इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में दिख रहा है. बाय इन्वेस्टमेंट मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर. एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर विल बी विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बाय रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन बोरो करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. तो लोन रीपे करना भी कौन सी एक्टिविटी होगी दोस्त? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी. क्या ये हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा? नहीं आएगा. वेरी गुड जीनल, वेरी गुड प्रियंका. फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड पेमेंट साइड में. इंटरेस्ट कब देते हैं? जब हम लोन बोरो करते हैं. लोन बोरो करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट देना भी कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी. और फिर ये लास्ट में दिया है क्लोजिंग बैलेंस, ये कहीं नहीं आएगा. दैट्स ऑल. लेट्स टेक टोटल. 140 plus 175 plus 150 minus 120 minus 157 minus 75,000 and minus 30,000. चेक कीजिएगा क्या आंसर आ रहा है सभी का. Are you getting this as answer? सर ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? जहां जहां कैश आउटफ्लो हो रहा है ना, हम माइनस करने की जगह ब्रैकेट में लिख रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन में थोड़ा बेटर लगता है. इसको कहते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. चेक कीजिएगा सभी जगह. बहुत आराम से करवा रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं. मैं खुद एज अ टीचर ये समझता हूं कि पहले हफ्ते 10 दिन थोड़े बच्चों के लिए भारी होते हैं, तो मैं खुद बहुत ज्यादा प्रेशर दे नहीं रहा हूं, बहुत आराम से करवा रहा हूं, और आराम से ही करेंगे हम लोग, है ना. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. चेक कीजिएगा. डन ऑल ऑफ यू? क्लियर? अभी इंडेक्स वगैरह आपको पता ही नहीं. जो मुझसे फाउंडेशन पढ़ चुके हैं उनको तो भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा. जो नहीं पढ़े अभी इंडेक्स वगैरह के बारे में आपको पता ही नहीं है. इंडेक्स वगैरह कैसे भरना है, क्या भरना है, सब मैं आपको बाद में बता दूंगा, आराम से बता दूंगा. 17,000 नेगेटिव है, इसका मतलब है कैश आउटफ्लो हुआ है. समझ में आ रहा है? नेट कैश आउटफ्लो हुआ है. क्लियर? इट वॉज अमेजिंग विनर. क्लियर? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 6 पे रेफरेंस दिया है, सभी ने चेक करिए. लेक्चर नंबर 5 का रेफरेंस दिया है सभी ने. क्वेश्चन नंबर 6 के पास रजिस्टर का पेज नंबर लिखा है. बहुत अच्छी बात. कम टू क्वेश्चन नंबर 7. रेफरेंस दीजिएगा L5 एंड अगेन राइट डाउन रजिस्टर पेज नंबर वेर यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे था, डायरेक्ट मेथड का. क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहां पर हम पूरा के पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट.
नॉट जस्ट ऑपरेटिंग, बल्कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ऑल द थ्री एक्टिविटीज। अपने रजिस्टर्स में आप आएंगे, हेडिंग क्या लिखेंगे, लिखिए बेटा जी क्वेश्चन 7 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 1.13, यू हैव टू राइट डाउन द एड्रेस ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 1.13। अब जो एक बार मैं बता रहा हूं ना, वैसे सिर्फ हेडिंग्स लिखते चलिए, फिर बाद में फॉर्मेट बनाइएगा, ठीक है। आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहां पर दो अमाउंट कॉलम बनेंगे, क्योंकि कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो इनर अमाउंट कॉलम और आउटर अमाउंट कॉलम। इस तरीके से हेडिंग लिखते रहेंगे। और यहां पर जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद आप 6 लाइंस ब्लैंक छोड़ दीजिए, लीव 6 लाइंस ब्लैंक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद लीव 5 लाइंस ब्लैंक, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बाद भी लीव 5 लाइंस ब्लैंक। तो कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है दोस्तों, वहां ए बी सी डी ई एफ 6 हेडिंग्स हम लोग लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ, वी राइट टोटल 6 हेडिंग्स इन द कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लीव 6 लाइंस ब्लैंक। Then write down cash flow from investing activities, keep 5 lines blank. Then cash flow from financing activities, again keep 5 lines blank. And then write D, E and F, one below another. आप लिखते चलिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। Particulars and two amount column, inner amount column, outer amount column. Sir, what if we don't draw the format? Will it work? Answer is absolutely yes. ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं आपको एक दिन मेरे एक स्टूडेंट का आईसीआई का इवैल्यूएटेड पेपर दिखाऊंगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको फॉर्मेट बनाना ही है, नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखोगे, इसमें फॉर्मेट बनाने की एक्चुअली जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप देख रहे हैं ना, सिंपल है। आप पर्टिकुलर्स और अमाउंट तो लिख ही सकते हैं इवन विदाउट ड्रॉइंग द लाइंस। क्लियर ऑल ऑफ यू? डन। सब देखिए हेडिंग्स यहाँ पर क्या क्या आती है। सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का फॉर्मेट है, समझना, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो होगा, चाहे इनफ्लो या आउटफ्लो, उसको हम यहाँ पर लिस्ट बना देंगे। और अगर इनफ्लो है तो पॉजिटिव फिगर होगा, आउटफ्लो है तो नेगेटिव फिगर होगा। क्लियर? फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए 5 लाइंस आपने ब्लैंक छोड़ दी है। जो भी इसका इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो इनर अमाउंट कॉलम में आ जाएगा। और फिर बाद में दोस्तों जो भी नेट अमाउंट होगा वो आउटर अमाउंट कॉलम में यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगेन इनर अमाउंट एंड आउटर अमाउंट कॉलम। इसके बाद दोस्तों आता है डी। डी मतलब क्या है समझना। डी इज नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब बेटा जी डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ रहा है? व्हाट इज डी इक्वल टू? ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इक्वल्स टू नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब हम इसमें ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हमने क्या देखी है, वापस रिवाइज करते हैं। Cash equivalents are short-term marketable securities which can be converted into known amount of cash and which are subject to insignificant risk of market changes. तो cash and cash equivalents at the beginning of the year हम ऐड करेंगे और F मिलेगा cash and cash equivalents at the end of the year। तो क्या मैं कह सकता हूं कि F is equal to D plus E, है ना। F का मतलब क्या हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितना होगा, जितना बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था वो, और उसमें हम ऐड करेंगे नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करंट ईयर में क्या नेट चेंज हुआ है, मतलब नेट कैश इनफ्लो है या नेट कैश आउटफ्लो है, वो हम ऐड करेंगे तो हमें एफ की फिगर मिलेगी। करेक्ट दोस्तों। अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है या जो बुक में क्वेश्चन दिया है उसमें हमारे पास ई और एफ दोनों अवेलेबल है,
तब तो हमें एग्जाम के अंदर ही या क्वेश्चन सॉल्व करते समय पता चल जाएगा कि हमारा सोल्यूशन सही है या गलत है। और वो कैसे पता चलेगा? सिंपल तरीका है, क्योंकि अगर ई और एफ है तो दोस्त मैं डी निकाल लूंगा, और डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं एक एक कर कर। क्वेश्चन नंबर 7, डोंट फॉरगेट टू पुट द लेक्चर रेफरेंस ओवर हियर एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर। आदत डालना है, जैसे जैसे रजिस्टर में आगे बढ़ोगे पेज नंबर्स लिखते चलना है। द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओके, क्या है समरी कैश अकाउंट? बैलेंस एज एट 1 मार्च 2021, इसको हम कौन सा बैलेंस कहेंगे? ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस हमारे कैश फ्लो में कहां आता है? जरा पढ़िए। इज इट ए, इज इट बी, इज इट सी, इज इट डी, इज इट ई और इज इट एफ? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब होता है ये हेडिंग आपका ई। दिस इज योर हेडिंग ई। रुपीज इन थाउजेंड्स है, हम भी हमारे स्टेटमेंट पे ऊपर लिख चुके हैं रुपीज इन थाउजेंड। चेक करिए आपने लिखा है कि नहीं, रुपीज इन थाउजेंड्स। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये है हेडिंग ई 35। तो चलते हैं हम ई में लिखते हैं आउटर कॉलम में 3535। चेक कीजिएगा। रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा मिला है, कैश इनफ्लो। कस्टमर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2783। रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स 2783। आप अगर देखेंगे तो बाय एंड लार्ज ट्रांजैक्शन खत्म ही हो गए, यहाँ कोई ट्रांजैक्शन बचे ही नहीं है दोस्त। अब सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा है। जितनी हमने मास्टर समरी बनाई थी उसी में से अब सर्कुलेट हो रहे हैं, उसी में से रिपीट हो रहे हैं, है ना। इशू ऑफ शेयर्स, कैश रिसीव्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स, कैश इनफ्लो। इशू ऑफ शेयर्स इज व्हिच एक्टिविटी गाइस? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चेक करिएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पैसे मिले हैं, कैश इनफ्लो हुआ है बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चेक करिए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेमेंट टू सप्लायर्स, हमने सप्लायर को पेमेंट किया है 2047 का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पेमेंट टू सप्लायर्स 2047, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वेरी गुड। बस आप ये देखते रहो कि क्या आपका माइंड आपको सही सिग्नल दे रहा है पढ़ते से ही। एज सुन एज यू रीड अ ट्रांजेक्शन, कि आपका माइंड आपको सही सिग्नल दे रहा है कि हाँ बेटा ये एक्टिविटी होनी चाहिए, बस इतना एब्जॉर्ब करते चलो। पेमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट, सिग्नल लगाओ। पेमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट, कैश आउटफ्लो, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत बढ़िया। पेमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट्स 230 रुपीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स? वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिएगा। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब ये आपके बिजनेस के खर्चे होते हैं, है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली जो पीएनएल के आइटम्स होते हैं वो ओवरहेड्स हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो होगा। जो लोग महापैक सब्सक्राइबर हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो लोग महापैक सब्सक्राइबर हैं, अगर आप एडवांस में, मतलब ग्रुप 1 के साथ साथ ग्रुप 2 चालू करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट ग्रुप 2 इन एडवांस टुगेदर विद ग्रुप 1, देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हो सकता है सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, और स्पेशली जो लोग रैंक के लिए टारगेट कर रहे हैं उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। तो आपके महापैक में मैंने कॉस्टिंग के रेगुलर बैच के वीडियोस डलवा दिए हैं,
मतलब महापैक सब्सक्राइबर्स जाकर चेक कर लेना, आपके रेगुलर बैच में आपको कॉस्टिंग के लेटेस्ट बैच, जो बैच अभी मेरी चल रही है, उसके फर्स्ट 20 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड करवा चुका हूँ। सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे एडवांस में तैयारी करना चाहते हैं। मतलब होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैं सिर्फ ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट्स नहीं करना चाहता हूं, तो उन लोगों के लिए मैंने ऐसा करवा दिया है। ये क्लियर हो गया आपको? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। वेजेस एंड सैलरीज पेड 69, कौन सा एक्सपेंस होगा, कौन सा कैटेगरी में जाएगा? ओआ। वेजेस एंड सैलरीज पेड 69 ओआ। बहुत बढ़िया। टैक्सेशन 243 ओआ। टैक्सेशन 243 ओआ। डिविडेंड्स पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड कब पे करता हूं मैं? जब मैं शेयर इशू करता हूं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दैट्स ऑल। और फिर क्लोजिंग बैलेंस दिया है 212। क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्या है हमारा? एफ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 212। 212। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें इस कैश फ्लो को क्लोज करना है। कैसे क्लोज करेंगे आराम से समझते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2783 माइनस 2047 माइनस 115 माइनस 69 एंड माइनस 243। चेक कीजिएगा, इज योर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कमिंग एज 309? चेक करना 309। फिर इन्वेस्टिंग 128 माइनस 230, is it coming to 102, negative 102? Net cash flow from investing activity is an outflow of 102. फिर 300 minus 80 minus 250, net cash flow from financing activity, check all of you, is it coming to 3030? 3030। और अब हम क्या करेंगे? A प्लस बी प्लस सी लेंगे। मतलब पॉजिटिव 309 माइनस 102 माइनस 30। चेक कीजिएगा, आर यू गेटिंग आंसर एज 177? आर यू गेटिंग आंसर एज 177? But sir, tell me one thing. I have a question. Yes, sir. How do we assess? How do we check that हमारा solution right है या wrong है? Now that's a very smart question. Let me explain you with the help of geometry. ठीक है? Let me explain you. आप इस question के नीचे लिखिएगा। मैंने इस question के नीचे तो अगला फॉर्मेट बना दिया, तो मेरे पास जगह नहीं है। आप तुरंत इसी क्वेश्चन के नीचे लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ। मैं एक स्टिकी नोट इंसर्ट करता हूँ और मैं स्टिकी नोट पे लिखता हूँ। आप इसी के नीचे लिखिएगा। क्या लिखना है सर? देखो, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू d। ठीक है सर? d प्लस e इज इक्वल टू f। ठीक है सर? देयरफॉर d इज इक्वल टू f माइनस e। ठीक है सर? देयरफॉर कैन आई से कि a प्लस b प्लस c should be equal to f minus e। a plus b plus c should be equal to f minus e। जरा चेक करो मैं सही कह रहा हूं क्या? वापस बताइए सर। ये देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर करिए। ए क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड सी इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
इन तीनों की जो टोटल होती है उसको हम कहते हैं डी। डी क्या है? नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा है, कुछ गलत किया है? नहीं। उसके बाद हमने क्या देखा है? एफ का फॉर्मूला देखा है। F means cash and cash equivalents at the end of the year. F is nothing but it is equal to D plus E. That is net change in cash and cash equivalents plus cash and cash equivalents at the beginning of the year. अब अगर इस इक्वेशन से मुझे D फाइंड आउट करना है तो कहना है इसे D is equal to F minus E। चेक कर लो। तो अब क्या मैं कह सकता हूं कि LHS should be equal to RHS। तो A plus B plus C इसकी टोटल हम ले लेते हैं। तो यहां पर हमने निकाला A है 309, B है 102 और C है 3030। इट शुड बी इक्वल टू F। F की वैल्यू हमें पता है 212 माइनस E की वैल्यू है 3535। और अब चेक कर लीजिएगा क्या दोनों साइड की टोटल 177 आ रही है क्या? 212 माइनस 35 177। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? सिर्फ इस क्वेश्चन में लिख के रखना है भाई, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके समझाने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, इस अजम्पशन पे पढ़ा रहा हूं कि आपको ये टॉपिक नहीं आता, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि राजस्थान बोर्ड के बच्चों ने, एमपी बोर्ड के बच्चों ने, सीबीएसई आईसीए वालों ने 11th 12th कॉमर्स में ये टॉपिक पढ़ रखा है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि बीकॉम के अंदर ग्रेजुएशन वालों ने, डायरेक्ट एंट्री वालों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि साइंस वालों को, नॉन कॉमर्स वालों को कुछ भी नहीं आता है। मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं बार बार यही रिपीट करता हूं, मुझे आपके अतीत से कुछ लेना देना नहीं। आपको आता है नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आपके प्रेजेंट पे काम करके आपका फ्यूचर बनाना है, दैट्स ऑल। यही मेरा टारगेट है। मैं सच बता रहा हूं, यही मेरा ऑब्जेक्टिव। और मैं, हो सकता है इस ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ लोगों को ये बोरियत महसूस हो, लेकिन बेटा जी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि क्लास में हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एवरी टाइप ऑफ लर्नर इन द क्लास। थैंक यू सो मच विनय, थैंक यू सो मच। क्लियर हो गया? बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक एक्स्ट्रा काम आपको और करना है। एक दो दिन जब तक मैं आपको इंडेक्स फिल करना नहीं सिखाता हूं, समझना, हर एक क्वेश्चन के पास ना आपको उसका डिफिकल्टी लेवल मार्क करना है। कैसे? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 इजी है तो यहाँ पर एक स्टार मार्क, एक टिक मार्क कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? प्लेन टिक मार्क। अगर लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप उसके पास एक स्टार मार्क करेंगे। अगर लग रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो 2 स्टार मार्क करेंगे। अगर लग रहा है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है तो 3 स्टार मार्क करेंगे। तो till the time I explain you how to fill index, what you need to do is, near every question, हर एक क्वेश्चन के पास आपको उसकी स्टार मार्किंग करते जाना है। टिक मार्क मतलब बिल्कुल आसान है, सिंगल स्टार मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 2 स्टार मतलब थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है और 3 स्टार मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये सिर्फ आप खुद के लिए करते रहिए जब तक मैं आपको इंडेक्स फिल करना नहीं सिखा देता। इंडेक्स फिल करने के लिए 1-2 दिन का समय है। केशव, मैं उसमें भी वेरिएशंस करता हूँ। आपकी बात सही है कि मुझे हर बैच में एक टॉपिक पढ़ाना है, बार बार पढ़ाना है। तो आप भी लॉजिकली सोचिए, अगर मैं एक ही तरीके से पढ़ाऊंगा ना तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए भी बोर्डम क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एज अ टीचर पता है क्या करता हूँ? आई एज अ टीचर एड लॉट ऑफ वेरिएशन इन माई टीचिंग इन एवरी सिंगल बैच। आप मेरी कोई भी बैच उठा के देख लोगे, पिछली बैच और इस बैच में आपको थोड़ा वेरिएशन मिलेगा, एटलीस्ट 20% वेरिएशन मिलेगा। और ये वेरिएशन मैं इसीलिए रखता हूं ताकि मुझे बोर्डम ना हो और मेरे बच्चों को बोर्डम ना हो। नहीं तो क्या होगा, जैसे कि मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन का शो अटेंड किया था, आकाश गुप्ता का, ठीक है। आकाश गुप्ता का एक शो अटेंड किया, उसमें उसने क्लियरली बोला कि जो लोग मेरा अभी शो अटेंड कर रहे हैं ना, अगले 2 साल तक मेरा और कोई शो अटेंड मत करना। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने इस शो की जो स्क्रिप्ट बनाई है, जो कहानियां बनाई है, जो एग्जाम्पल बनाए, जो किरदार बनाए, नाम बनाए, मैं अगले 2 साल तक इसको यूज करने वाला हूं। So if for the next 2 more years you will watch any of my other show,
तो आपको मजा नहीं आएगा, और मजा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं यही यूज करने वाला हूँ। मैंने पता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से बहुत बड़ी चीज सीखी है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं कर, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं कर सकता हूँ। चल डेफिनेटली आकाश गुप्ता ऐसा क्यों कर सकता है, बिकॉज उसकी ऑडियंस चेंज हो रही है, ठीक है, ऑडियंस तो मेरी भी चेंज हो रही है, हर बैच में नए बच्चे आते हैं, तो बच्चों के लिए तो कंटेंट नया ही है, चाहे मेरे लिए सेम हो, लेकिन फिर भी मैं एज ए टीचर खुद के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पैशनेटली टीचर हूँ, मैं एंजॉय करता हूं टीचिंग, और मैं एंजॉय करना चाहता हूं, और मैं एंजॉय तभी करूंगा जब मैं अपने टीचिंग में इनोवेशन ऐड करूंगा, कुछ नया टेक्निक ऐड करूंगा, कुछ नए एग्जाम्पल्स, कुछ नया तरीका, जिसको मैं हर एक बैच में चेंज करूं। ऑब्वियसली 100% तो नहीं कर सकता, तो 15 to 20% मैं चेंजेस हर एक बैच में करता हूं, सो दैट देर इज नो बोर्डम। वो कहते हैं ना, वो मोहब्बत में अभी भी वो खुशबू, ताजगी होनी चाहिए, बस वही ताजगी मेंटेन करने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फॉर्मेट बनाएंगे वापस। Come to your registers, write down address of question number 8, question 8 oblique triple a oblique 1.13 कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और PYQ है, मतलब अब आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। ये वाला क्वेश्चन उसका क्लासिकल एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 8। आप इमेजिन कीजिए चैप्टर के दूसरे ही दिन मेरा बच्चा बैठ के PYQ कर रहा है और पूरे कॉन्फिडेंस से कर रहा है। क्वेश्चन 8 oblique triple a oblique 1.13 कैश फ्लो स्टेटमेंट। हेडिंग्स लिखिए, पर्टिकुलर, अमाउंट। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहां पर आप तकरीबन 10 से 12 लाइंस ब्लैंक छोड़ेंगे। कभी भी कोशिश करिए कि नया क्वेश्चन ना नए पेज से चालू करें। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 7 to 8 लाइंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 5 to 6 लाइंस, और फिर वही DEF लिखना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10 से 12 लाइंस ब्लैंक छोड़ेंगे आप, 10 to 12 लाइंस ब्लैंक छोड़िए। फिर लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Cash flow from investing activities, leave 7 to 8 lines blank. Then cash flow from financing activities, cash flow from financing activities, leave 5 to 6 lines blank. And then write D, E, and F. D क्या होगा, net change in cash and cash equivalents. E होगा cash and cash equivalents at the beginning of the year, और F होगा cash and cash equivalents at the end of the year. जब तक मैं आपका ट्रैकर अपडेट करता हूँ, मैं मेरे लेवल पे भी बता रहा हूँ, इतना डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ कि डेली का ट्रैकर मैं क्लास के साथ अपडेट कर दिया करूँ, ताकि जो भी बच्चा सपोज सुबह की क्लास भी शाम को देख रहा है ना, उसको, बच्चे को वहां पता चल जाना चाहिए कि आज अंशुल सर ने क्लास में क्या करवाया। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई बिलीव दैट इफ आई एज अ टीचर कैन नॉट फॉलो डिसिप्लिन, हाउ डू आई एक्सपेक्ट माई लर्नर्स टू फॉलो दैट डिसिप्लिन? दैट्स वेरी सिंपल। डन, वेरी गुड। वेरी गुड। Today you will have homework also.
चले आगे, करें शुरू। अगर कोई बात करना चाहता है तो यू कैन रेज हैंड, आई कैन मेक वन कॉल बिफोर आई बिगिन विद दिस क्वेश्चन। सो आपके यहाँ पर एक ऑप्शन है, एक फीचर होता है रेज अ हैंड का, वो फीचर आप यूज करके हैंड रेज कर सकते हैं और मैं आपकी कॉल्स एक्सेप्ट करूंगा यहाँ से, और जिसकी कॉल एक्सेप्ट होगी उनसे मैं बात कर सकता हूँ। सो रेज हैंड जिसको भी बात करनी है। आई कैन मेक वन कॉल बिफोर वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट टू टेक अ फीडबैक ऑन स्पीड, ऑन एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग। तो सबसे पहले हैंड रेज किया प्रियंका थंकी ने, तो प्रियंका को मैं कॉल कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग प्रियंका। प्रियंका आपने म्यूट कर दिया है, अनम्यूट कीजिए प्लीज खुद को, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। हेलो सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात वडोदरा। बड़ोदरा से हैं। ओह, क्या बात है प्रियंका जी, बताइए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। दैट्स अमेजिंग। प्रियंका कैसे चल रही है आपकी लाइफ पिछले 4 दिनों से? इंटरमीडिएट के शेड्यूल में एडजस्ट हो गए आप? यस सर, बहुत अच्छा चल रहा है। परेशानी हो रही है? काफी दिनों बाद इतनी देर बैठ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्क्रीन टाइम हो रहा होगा। नहीं, बट अभी तो ऐसा अच्छा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। लैपटॉप पे देखते हैं, टैब पे देखते हैं या फोन पे देखते हैं बेटा? लैपटॉप पे। लैपटॉप पे देखते हैं तो स्क्रीन का साइज बड़ा है तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हाँ होती होगी। हाँ। सर, मैं जब फाउंडेशन में जहाँ से पढ़ती थी ना, मुझे वहाँ से बिल्कुल समझ नहीं आता था कुछ, तो मैं वापस यूट्यूब पे से आके आपके वीडियोस देखती थी। अच्छा, तो आप फेस टू फेस कर रहे थे बड़ोदरा से या ऑनलाइन कहीं से? हाँ हाँ, ऑफलाइन कोचिंग। अच्छा, ऑफलाइन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपने हाँ यूट्यूब पे मेरे सेशंस देखे थे तो समझ में आया था फाउंडेशन अच्छे से? हाँ जी। फिर तो ऐसा डिसाइड करा कि अब आपसे ही पढ़ना है। चलो, और आपको अपने डिसीजन पे रिग्रेट तो नहीं हो रहा है? आज 5वीं क्लास है, 5th क्लास है, सब अच्छे से समझ में आ रहा है? यस, सब अच्छे से आ रहा है समझ। मजा आ रहा है? क्लास में एंजॉय करते हैं आप? यस सर। हाँ, मैं आपको सबको बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ, जो भी मैं एग्जाम्पल्स क्लास में देता हूँ ना, वो मम्मी पापा के साथ शेयर करिया करें। जितना मम्मी पापा के साथ शेयर करेंगे ना, उतना मम्मी पापा को भी पता चलेगा कि मेरा बच्चा या बच्ची कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, मैं भी घर पे ऐसे बताती हूँ कि आज इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ा है, वो सब बात होती है। बहुत अच्छी बात है। तो प्रियंका, स्पीड वगैरह ठीक लग रही है? कोई परेशानी तो नहीं लग रही है? नो नो नो, सब परफेक्ट है। चलो, आप ये सब मार्किंग वगैरह कर रहे हो जो मैं लेक्चर रेफरेंसिंग कहता हूँ, पेज नंबरिंग, ये सब कुछ कर यस रहे हैं? यस यस। बहुत अच्छी बात। आप अपनी फैमिली में फर्स्ट है जो सीए कर रहे हैं या और कोई सीए है पहले? मतलब कि पहले ट्राई करा था बट उनसे फिर क्लियर नहीं हुआ, तो अभी इंटरमीडिएट पे तो मैं एक ही अभी पहुंची हूँ। माय गुडनेस, आई रियली प्रे गॉड प्रियंका क्लियर हो जाए, बिकॉज पता है, मैं अपने फैमिली में पहला सीए था। और जब कोई परिवार में एक जना सीए बन जाता है ना, एक बार बन जाता है ना, फिर तो देखो उसके पीछे सारे छोटे भाई बहनों की लाइन लग जाती है, क्योंकि सब आपको आइडलाइज करते हैं कि भैया ने यस किया है, दीदी ने किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगी, एंड दैट्स अमेजिंग। यस, बस आपके ब्लेसिंग्स चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मेरे ब्लेसिंग्स हमेशा हैं। और ऊपर वाले की दुआ रही तो कभी जरूर मिलेंगे, कभी भी मैं गुजरात आऊंगा तो जरूर आइएगा मिलने के लिए। यस श्योर। आज से ठीक 1 साल पहले, पिछले साल मैं अहमदाबाद में ही था। मेरा मीटअप था अहमदाबाद में 16 अगस्त 2023 को। ओ, एग्जैक्टली 1 साल। अभी नेक्स्ट टाइम वापस आना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आऊंगा मैं। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट प्रियंका, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सो दिस इज जस्ट अमेजिंग। रौनक से, साइदा से मैं बाद में वापस बात करूंगा, बीच में बात करता रहूंगा। एक एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करें सॉल्व। बैंगलोर का यार जरूर प्लान बनाऊंगा मैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, सभी जने रेफरेंस लिखेंगे L5, राइट डाउन पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर वेर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और स्टार मार्किंग है या टिक मार्किंग है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, सभी जनों का फोकस चाहिए। मैं बुक मार्क कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 1.13,
फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना है, डायरेक्ट मेथड से बनाना है। दोस्तों एक या दो क्वेश्चन बचे हैं डायरेक्ट मेथड के और फिर हम लोग जाएंगे इनडायरेक्ट मेथड पे, बट वहां पर हम जाएंगे कल की क्लास में लेक्चर नंबर 6 में। आज लेक्चर नंबर 5 में बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस पे फोकस कीजिएगा। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स M&T for the year ended 31st March 2021 with the help of the following information। बहुत बढ़िया। कहते हैं ना जैसे अर्जुन को निशाना साधते समय मछली की आंख दिखाई देती है, ठीक उसी तरह मुझे इस समय इस क्वेश्चन का एडजस्टमेंट नंबर 14 और 15 दिखाई दे रहा है। एक बार आप भी अपनी नजर वहां पर डालिएगा। एडजस्टमेंट नंबर 14 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ऑन 31st मार्च 2020 और 15 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ऑन 31st मार्च 2021। दोस्त क्या मैं कह सकता हूं ये हमारा ई है और ये हमारा एफ है। क्या आपको भी वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? तो फटाक से बिना किसी विलंब के कैश फ्लो में चलिए और ई और एफ की फिगर लिख लीजिए। ई है 2 लाख, ई है 2 लाख और एफ है 6,07,500। E is 2 lakh and F is 6,07,500। तो फटाक से बिना किसी देरी के मुझे जरा बताइए कि D कितना होगा। कहना है D is equal to F minus E। So 6,07,500 minus 2 lakh becomes 4,07,500। And how will you get to know that your solution is right or wrong? If after preparing the complete cash flow statement, A plus B plus C is also equal to 4,07,500, this means your cash flow statement is absolutely correct, है ना। तो इसीलिए पता है जब भी मैं कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं या जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे हमारी नजर गड़ी होनी चाहिए ई और एफ पे, क्योंकि ई और एफ से हमें डी मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत अच्छी बात, इसको मैं टिक मार्क कर देता हूं। सर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे टिक कर सकते हैं, हल्का सा टिक कर सकते हैं अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो। और टिक मार्क करने का फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सा एडजस्टमेंट आपने किया है और कौन सा एडजस्टमेंट नहीं किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, टिक मार्क। इसका मतलब है देयर आर नो क्रेडिट सेल्स। देयर आर नो क्रेडिट सेल्स मींस देयर आर नो डेटर्स। देयर आर नो डेटर्स मींस देयर इज नो पेमेंट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। वेरी गुड। Gross profit ratio was 30% for the last year, for the year, and gross profit amounted to 3,82,500। Very important। आपने ये स्टेटमेंट बना दिया पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बनाने के बाद जहां ये स्टेटमेंट खत्म हो गया ना, वहां पर आकर आप कुछ बेसिक कैलकुलेशन लिख सकते हैं खुद के लिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि कंपनी का जीपी रेशियो है 30% और जीपी की अमाउंट आपको दी है। मतलब यहां से आपको सेल्स का अमाउंट मिलेगा। सर सेल्स का अमाउंट कैसे मिलेगा? चलिए खुद के लिए लिखिए वहां पर। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ द जीपी रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन इज 30% and the amount of gross profit is 3,82,500। 3,82,500 divided by sales. Now if I want to calculate the value of sales, how can I calculate? Therefore sales is equal to 3,82,500 divided by 30%, and therefore sales is equal to 3,82,500 divided by 30%, that gives you 12,75,000। Is this clear to all of you? 12,75,000। मतलब डायरेक्टली फिगर नहीं दिया है, इनडायरेक्टली फिगर दिया है। आपको फिगर नहीं दिया है लेकिन आपको यह जरूर बताया है कि फिगर कैसे निकाली जाती है। 12,75,000 की सेल है और इसको मैं कनेक्ट करता हूं पॉइंट नंबर 1 के साथ जो कहता है कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली। मतलब दोस्त ये पूरी की पूरी सेल कैसी सेल है? कैश सेल्स ओनली। और क्योंकि ये कैश सेल है इट विल रिजल्ट इनटू कैश इनफ्लो। और कौन सी एक्टिविटी से होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। सो कम टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड राइट डाउन कैश सेल्स। यहां पर आप कैलकुलेशन सिर्फ खुद के लिए दिखा दीजिएगा ब्रैकेट में। एग्जामिनेशन के अंदर ये ब्रैकेट में जो लिख रहा हूं बस ये दिखा दीजिए, जो नीचे हमने लिखा है वो मत दिखाइए, वो आपके समझने के लिए, ताकि जब आप सेल्फ स्टडीज करेंगे रिवीजन करेंगे आपको पता होना चाहिए। 12,75,000। जब रेगुलर क्लासेस चल रही है ना, नॉट जस्ट एडवांस्ड अकाउंटिंग, एनी सब्जेक्ट गाइस, छोटे से छोटा कैलकुलेशन अभी लिख के रखो, क्योंकि आप क्लासेस अभी कर रहे हो और एग्जाम ना जाने कितने महीने बाद आए। भैया इंटरमीडिएट की एग्जाम में एक आध अटेम्प्ट भी लग सकता है, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना। तो
आप थोड़ी ना कोई बार बार क्लासेस करोगे, तो आपके पास में छोटे से छोटा कैलकुलेशन लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो ना वो क्लिक हो जाए कि यार ये फिगर कहां से आई है। नहीं तो काफी बार क्या होगा, अगर आज आपने नहीं लिखा ना तो बाद में जब पढ़ने बैठोगे तो यू विल जस्ट सिट एंड स्क्रैच योर हेड, ये 1275 कहां से आया, कहां से आया, वो करना नहीं काम। इसलिए ये अभी 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, चलेगा। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 3 को ना अभी कर दो क्रॉस मार्क। हम वो सारे ट्रांजैक्शंस को क्रॉस मार्क कर रहे हैं यहां पर जो इनडायरेक्ट मेथड के। पॉइंट नंबर 3 जो है वो कहता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय ₹35,000। क्या कहते हैं? 35,000। तो उसको कहते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री। खुशी में आपके साथ हूं, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके का चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो होगा, किसी भी तरीके का चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो होगा वो जाएगा इनडायरेक्ट मेथड में। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बेटा जी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, समझ में आ रहा है? लेक्चर नंबर 6 में wages paid during the year is 490 to 500। wages paid cash outflow operating activity, बहुत बढ़िया, 4,92,500। wages paid, office and selling expenses paid 75,000। पेमेंट है आउटफ्लो। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000। डिविडेंड, दूल्हा जहां बाराती वहां। डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी होगी बेटा जी? डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 30,000। बहुत बढ़िया। $30,000। बैंक लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर इज 2,15,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 15,000। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं बैंक लोन रीपे करता हूं तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और अगर मैं इंटरेस्ट ऑन लोन देता हूं तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो पूरा 2,15,000 जो होगा दैट विल बी कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड। बैंक लोन एंड इंटरेस्ट रीपेड, बहुत बढ़िया। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स ऑन 31st March 2020 exceeds the balance on 31st March 21 by ₹25,000। क्रॉस मार्क कर दीजिए। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मैंने क्या बताया? इनडायरेक्ट मेथड का ट्रांजैक्शन होता है। अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पता इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? टुमारोज लेक्चर नंबर 6 वी विल स्टडी इनडायरेक्ट मेथड। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर 4,60,000। क्या यहां पर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो है? हाँ जी सर, आउटफ्लो है। अमाउंट ऑफ ट्रेड पेब, अमाउंट पेड मतलब कैश आउटफ्लो है। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि हमने उनसे गुड्स खरीदे होंगे। 4,60,000, 4,60,000 का कैश आउटफ्लो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, चेक ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 65,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 45,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के पास आकर क्रॉस मार्क करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी जाएगा इनडायरेक्ट मेथड में, लेकिन टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शन। तो यहां पर आप आएंगे और लिखेंगे इनकम टैक्स पेड 65,000 पेमेंट है, कैश आउटफ्लो है। कैश आउटफ्लो है, नेगेटिव फिगर होगा। बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख
sold during the year at a profit of 20,000. शाबाश. Investments of 7 lakh. पहली बात तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, और बेचा है तो कैश इनफ्लो है, लेकिन ये देखना है कितने का कैश इनफ्लो है. इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7 लाख. छोटी छोटी चीजें लिख के रखना. अभी अगर आपने प्रिंट आउट निकाला है, प्रिंट आउट पे लिख लेना ऑफ ₹7 लाख मतलब कॉस्ट प्राइस. इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000. मतलब दोस्त, क्या आप मुझे बता सकते हो ये इन्वेस्टमेंट्स कितने में बेची है? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट? सर 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स को आपने 20,000 प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 7,20,000 रुपए में आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा है. इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड फॉर 7,20,000. कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ₹7,20,000. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,20,000. कैश इनफ्लो. सर इसमें जो प्रॉफिट हुआ है उसको ऑपरेटिंग में नहीं लिखेंगे? नहीं बेटा, वो इनडायरेक्ट मेथड में लिखते हैं. जिन लोगों ने पहले टॉपिक पढ़ रखा है ना, उनके माइंड से बार बार ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आएंगे कि सर ये प्रॉफिट का क्या करना है. अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको पता ही नहीं है इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है. कल की क्लास में पता चलेगा. आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी क्योंकि मैं ओवरडोज नहीं करना चाहता हूँ. ठीक है, 11 नंबर खत्म. 12th नंबर, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज 80,000. क्रॉस मार्क कर दीजिए. डेप्रीसिएशन भी इनडायरेक्ट मेथड में जाएगा. इनडायरेक्ट मेथड में. प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 15th नवंबर फॉर ₹2,50,000. वेट, प्लांट एंड मशीनरी मतलब एसेट, एसेट परचेज्ड मतलब कैश आउटफ्लो. कितना कैश आउटफ्लो है? 2,50,000. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, 2,50,000 का कैश आउटफ्लो. चेक करिए. खत्म हो गया क्वेश्चन सर. ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन निकला. फटाक से. एक मिनट में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लूं आपकी इजाजत के साथ. Just give me a minute, guys. जब तक आप कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लोज कर लीजिए. मुझे क्या नहीं, गंदे गंदे फॉर्मेट्स पसंद नहीं है यार. सिस्टमेटिक रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि वैसे भी ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इसका पीडीएफ बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा. तो इट हैज टू बी वेरी सिस्टमैटिक. चलो, लेट्स टेक टोटल. सो 30,000, 2,15,000 कैश आउटफ्लो होगा यहाँ पर 2,45,000 का. 7,20,000 माइनस 2,50,000, 4,70,000 का इनफ्लो होगा. बहुत बढ़िया. और 12,75,000 माइनस 4,92,500 माइनस 75,000 माइनस 4,60,000 माइनस 65,000, 1,82,500 का इनफ्लो होगा. अब 182,500 प्लस 4,70,000 माइनस 2,45,000. Oh my God, is it matching? 4,07,500. The answer is yes. It's a match. It's a match. Check on it. बुक मार्क मैंने कर दिया है. मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट मेथड PYQ.
आपके पास आ गया होगा बुकमार्क। बहुत अच्छा फीचर है ये। स्पेसिफिक कोई सेगमेंट अगर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं ताकि आपको बाद में ना ढूंढना पड़े तो मैं उसको बुकमार्क कर सकता हूं यहाँ पे। चेक कीजिएगा। क्लियर हुआ सभी को? अब अपनी टेक्स्ट बुक्स में आप आएंगे और यहां पर आप अगर इजी लगा है तो टिक मार्क, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है 1 स्टार, थोड़े से थोड़ा ज्यादा लगा है 2 स्टार, अगर लग रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब इट्स नॉट जस्ट डिफिकल्टी लेवल, हाउ स्ट्रांगली यू फील दैट यू नीड टू रिवाइज दिस क्वेश्चन अगेन, आप उसको यहां पर स्टार मार्क करेंगे। सर अगर हमारी कुछ एडजस्टमेंट बाकी है तो आंसर मैच कैसे हुआ? हमारी एडजस्टमेंट कुछ बाकी नहीं है प्रियंका, वो क्वेश्चन बना ही ऐसा है, इट्स अ डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन, तो हमारी कोई एडजस्टमेंट्स बाकी नहीं है। समझ रहे आप? वो छोड़ना ही था एडजस्टमेंट्स को हमें, इट वाज एडजस्टमेंट्स टू बी डन अंडर इनडायरेक्ट मेथड ओनली। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका आज का होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 5। जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं प्लीज करते चलिएगा। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है, इसके बाद आप काम करिए, अपने रजिस्टर में आप आइए और लिखिए, यहां पर आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अगले पेज पे, फ्रेश पेज पे आप आएंगे और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नो कौन सा 12 है ना, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक पेज नंबर 1.16। ग्रॉस प्रॉफिट का बहुत सिंपल है मेरे भाई, देख ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, आपको जीपी रेशियो दिया है 30% और जीपी का अमाउंट दिया है आपको 3,82,500, मतलब एक ही फिगर पेंडिंग है, दैट इज द फिगर ऑफ सेल्स। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन इट विल बी सेल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जीपी रेशियो, and therefore sale is equal to, if you take this figure on your calculator, 3,82,500 divided by 30%, you will get this answer. check all of you. अब सुनना, क्वेश्चन नंबर 12 की हेडिंग लिखकर ये पूरा पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर आज आप होमवर्क करने वाले हैं ना, यू आर गोइंग टू सॉल्व होमवर्क ओवर हियर। आप चाहें तो वो रजिस्टर का पेज नंबर यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनना, हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम। आपको ना सिर्फ होमवर्क सॉल्व करना है, बल्कि आपको होमवर्क सॉल्व करके इस होमवर्क को आईसीएआई मॉड्यूल से चेक करना है। समझ में आया? पर सर हमारे पास तो अभी आईसीएआई मॉड्यूल है ही नहीं, हाउ डू वी चेक अवर आंसर्स फ्रॉम आईसीएआई मॉड्यूल? मैंने आपको गूगल ड्राइव फोल्डर दे रखा है, वापस एक्सप्लेन करता हूं जिसको नहीं पता उसके लिए। आपके लाइव चैट में यहाँ पर गूगल ड्राइव की लिंक पिन की गई है, आप लोगों को दिख रही है? ठीक है, ओपन भी हो रही है, मैंने चेक कर लिया है। नहीं तो लेक्चर नंबर 1 में जाएंगे, क्यूआर कोड लगा हुआ है, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और गूगल ड्राइव फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर पहला फोल्डर है मेरा अंशुल अग्रवाल, इसमें आप आएंगे, ये फोल्डर में 1 2 3 4 नंबर का फोल्डर आप देखेंगे, आईसीएआई स्टडी मटेरियल वाला, आपको दिख रहा है ये फोल्डर, है ना? ये आईसीएआई स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में आप आएंगे। इसमें आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? इसको आप क्लिक करेंगे, ये चैप्टर ओपन हो जाएगा। ये ओपन करने के बाद आपको ये वाला सोल्यूशन इसमें ढूंढना है, सोल्यूशन ढूंढना है। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 या तो आप ऊपर नीचे करके जा सकते हैं, नहीं तो एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊं, दैट इज द फाइंड फंक्शन, फाइंड फीचर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये एक यूनिक फिगर है 3250 की, 3,250। मैं क्या करता हूं, इस पीडीएफ में आता हूं, देखो पीडीएफ को यूज करना बहुत आसान है। मैं इस पीडीएफ में आता हूं, अगर आप लैपटॉप से कंप्यूटर से देख रहे हैं तो कंट्रोल एफ कर सकते हैं, दैट इज द शॉर्टकट की टू फाइंड। अगर आप आईपैड पे देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं तो वहां पे फाइंड इन डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ ऑप्शन होता है, जैसे मेरे यहाँ पर ऊपर एक डॉक्यूमेंट में ऑप्शन बना है फाइंड इन डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पर आकर टाइप करता हूं 3,250। जैसा क्वेश्चन में दिया है ना वैसा ही टाइप करने का। अगर आपने 3250 किया तो वो सर्च नहीं करेगा, क्योंकि वहां फॉर्मेट क्या है 3,250। ये देखिए जैसे ही मैंने 3,250 किया
मुझे पेजेस पलटाने की जरूरत ही नहीं है दोस्त, ऑटोमेटिकली I am taken to that respective page where this question is available. मैं ऑटोमेटिकली उस पेज पे पहुंच गया और ये देखिए ये रहा उसका सोल्यूशन। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है और मॉड्यूल से चेक करना है। दोस्तों मैं वही कह रहा हूं, जो सिंपल सी चीज है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको क्वेश्चंस वही दूंगा जो मैंने क्लास में करवाए हैं, उसी के बेसिस पर। अगर सपोज कीजिएगा इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आती है, इसका मतलब है क्लास वर्क के क्वेश्चंस आपको वापस करने की और देखने की जरूरत है। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो 12 नंबर आपको यहां पर करना है। 12 नंबर के लिए एक पेज ब्लैंक छोड़ेंगे, रुकेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। 12 नंबर के लिए एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया, अब उसके अगले पेज पर आप आएंगे। कम टू द पेज आफ्टर पेज नंबर 12 और ये आप आकर लिखेंगे। मैं आपको इसको लिखने के लिए 5 मिनट का समय दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम। आई एम गोइंग ऑफ स्क्रीन और मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं। पेज 12 नंबर के लिए एक पेज ब्लैंक छोड़ेंगे, उसके बाद अगले पेज पर आप आएंगे, हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर इनडायरेक्ट मेथड। जो दिख रहा है, जैसे दिख रहा है, जिस कलर में दिख रहा है उस कलर में आप लिखेंगे। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आया उतनी जगह ब्लैंक छोड़ दीजिए। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको पढ़ के बता दूंगा वो वर्ड है क्या। फटाक से लिख लीजिएगा। 5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं। टाइम स्टैम्प मैंने यहां पर ले लिया है। क्विकली राइट इट डाउन। 5 मिनट्स टू यू।
हाँ जी, डन ऑल ऑफ यू। थोड़ा राइटिंग वर्क और है, ये राइटिंग वर्क करके ना हम अगली क्लास का समय सेव कर लेंगे, थोड़ा विल सेव सम टाइम। और किसी का भी बाय चांस अगर नहीं होता है तो आप बाद में वापस पॉज करके लिख सकते हैं, अदरवाइज इन लेक्चर नंबर 6 व्हेन आई विल एक्सप्लेन दैट टाइम आल्सो यू कैन राइट इट डाउन। Since it is an initial video, initial chapter, we are also posting these videos on YouTube. It is also going on YouTube, है ना? तो आप YouTube पे भी जाकर पॉज करके कर सकते हैं, नहीं तो आपके ऐप में सबसे बेस्ट है। करेक्ट? नाउ राइट दिस डाउन। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको लिखना है 5 मिनट्स के लिए। राइट इन 5 मिनट्स अप टू 9:45। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? Harshita Pandey, please watch the classes on the app. The link is pinned in the live class in the app. Okay. Done all of you? चलिए, अगर अभी किसी का नहीं हुआ है तो क्लास के बाद आप इसे पॉज कर वापस कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।
उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा. वी आर मेकिंग द लेक्चर एज प्रोडक्टिव एज वी कैन, as entertaining as we can, and as informative and as academic as we can, definitely. So आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसके लिए आपने एक पेज छोड़ा है. हार्डली कुछ समय लगेगा, और जो बच्चे एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना चाहते हैं, वांट टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, वांट टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूं ना, उन सभी को आज एक बार वापस रीसॉल्व कर लेना. नो नीड टू मेक द कंप्लीट फॉर्मेट्स, नो नीड टू राइट डाउन कंप्लीट थिंग, इवन इफ यू जस्ट राइट फिगर्स दैट विल बी इनफ. बट अपनी एक रफ बुक बनाए, रफ बुक के अंदर सिर्फ फिगर्स लिखकर वो क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करें. इट विल हार्डली टेक सम टाइम, बट definitely it will add a lot in your performance. Correct? सनुज भाई, लेक्चर नंबर 1 में QR कोड है, आप उसको स्कैन करेंगे, आप ज्वाइन कर पाएंगे. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, है ना. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आपके एंड पे होगा, चेक करिएगा. ठीक है. सो एज आई ऑलवेज से कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा. सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 8 o'clock. गुड डे ऑल ऑफ यू.